बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। तो बच्चों, जैसा कि चैनल से अनाउंसमेंट किया गया था आप सभी के लिए कि हम आपके लिए एक एग्जाम स्पेशल सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम हर एक चैप्टर को एक एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। तो ये उसी सीरीज का चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर को, हड़प्पा सभ्यता के इस चैप्टर को कंप्लीटली समझने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है और इस चैप्टर को देखने के बाद में कंप्लीटली जब आप समझ जाओगे तो ना ही तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, ना ही तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत ही इजीली तरीके से चित्रों के माध्यम से भी, एनिमेशन के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होती है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी हमारे चैनल के नाम से ही है, स्मार्ट नॉलेज। और अगर आपको सिलेबस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चाहे तो टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो, जेएसके 12 क्लास। तो अब हम समझते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसके नामकरण के बारे में कि इसका नामकरण आखिर हुआ कैसे। तो देखो, सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये कहाँ पे मिली थी हमें? सिंधु नदी के तट पर। ठीक है? तो सिंधु सभ्यता में से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहले खुदाई जिस स्थल की हुई थी वो था हड़प्पा, इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मैं आपकी एनसीईआरटी बुक की बात कर लूं तो इसमें उस इसका जो काल है वो दिया गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। हालांकि विकिपीडिया पे आपको इसके 2-3 काल देखने को मिलेंगे, अदर वेबसाइट पे आपको इसके अलग काल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है तो आप 2600 से 1900 ईसा पूर्व याद रखें। ठीक है? फिर ये जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे पहली शहरीय सभ्यता थी। ठीक है? शहरीय कैसे थी? बहुत बड़े-बड़े मतलब कि भवन वगैरह यहाँ पे थे। साथ ही साथ यहाँ पे नियोजन जो पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी। स्पेशली मोहनजोदड़ो के बारे में एक नियोजित शहरी केंद्र, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इसकी खोज किसने की। तो खोज में जॉन मार्शल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने ही सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की। दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई की थी। सर्वेक्षण इसका जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। तो बहुत सारे ये जो छोटे-छोटे यहाँ पे नाम मैंने आपको बताए हैं, इनसे संबंधित एक बड़ा-बड़ा टॉपिक है, सारे आपको आगे समझाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये इमेज देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो की इमेज है ये विकिपीडिया से। और ये देख सकते हैं एक जलाशय है, छोटी-छोटी बस्तियाँ हैं, इधर छोटे-छोटे ये मान लीजिए कि स्नानागार टाइप में है, इधर छोटी-सी गली है और ये एक मातृ देवी की मूर्ति है। ये एक पुरोहित राजा की मूर्ति है जो शायद शासक को प्रतीक करती है। और ये एक वृषभ की मूर्ति है, क्योंकि मुख्यतः शायद इसका उपयोग इसलिए होता होगा हलों में, मतलब हल को जोतने के लिए, कृषि के उपयोग में। ये मोहनजोदड़ो की सड़कें हैं और ये धर्म से संबंधित एक आदि शिव की मूर्ति है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले सिंधु सभ्यता की देखो, ये कुछ विशेषताएं तो हमने देख ली 3-4। ठीक है? नामकरण, काल, शहरी सभ्यता कितने वर्ग में फैली थी और बाकी। अब यहाँ पे सिंधु सभ्यता की कुछ और विशेषताएं हैं। इसकी लिपि की अगर हम बात करें तो इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है कि इसकी लिपि जो है वो चित्रात्मक लिपि है जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। इसीलिए जब भी हम कहते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, तो हम हमेशा 2 शब्दों का उपयोग करते हैं। एक तो संभवतः और दूसरा शायद, या फिर तीसरा अनुमान। ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं क्योंकि जब तक किसी सभ्यता की लिपि को आप नहीं पढ़ लेते, आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो उसकी लिपि को पढ़ा जा चुका है। आसानी से उसके बारे में सारी नॉलेज हम ढूँढ सकते हैं कहीं से भी। बुक्स भी हैं बहुत सारी, उनकी खुद का इतिहास उनका लिखा हुआ, तो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन लेकिन हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त जो पुरावस्तु हैं, जैसे कि आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, ये और उससे संबंधित जो दूसरे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन पर हमें निर्भर रहना पड़ता है इसके इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है? यहाँ पर जो है वो मापतौल के लिए, मापतौल का मतलब तराजू वगैरह के लिए, मापने के लिए पाट का उपयोग होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग छोटे-छोटे से लेके बड़े-बड़े बाटों का भी उपयोग करते थे। ये किलो के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अगला,
हिंदू सभ्यता के जो लोग थे, वो ऐसा देखा जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये युद्ध या फिर जो तलवार वगैरह होते हैं, हथियार होते हैं तलवार टाइप में, इनसे परिचित नहीं थे। ठीक है? एक और पॉइंट है कि जब हम इनकी मोहरों को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से जो हमें मोहरें प्राप्त होती हैं, उसमें बेसिकली एक चीज़ देखी गई है कि उसमें एक सींग वाला जानवर हमें देखने को मिला। लेकिन कहीं पर भी, किसी भी मोहर में, किसी भी पुरावस्तु में गाय का चित्र नहीं मिला है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों को गाय की महत्वता के बारे में पता नहीं था, इसीलिए उसका हमें चित्रांकन नहीं मिला। सबसे आखिरी पॉइंट, अगर हम इसके विनाश की बात करें तो बहुत सारे विनाश के कारण हैं, लेकिन बहुत से जो इतिहासकार हैं उसके विनाश का एक अहम पहलू बताते हैं, जो कि है बाढ़ का आना। ठीक है? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो सिंधु सभ्यता की ये कुछ विशेषताएं थी जो कि आई होप समझ में आई होंगी। अब समझिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है? तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। अब यहाँ से छोटे-छोटे पॉइंट बनेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? देखिए 3 चीज़ें पूछी जाएँगी। एक तो सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? एक सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? और एक पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है? ठीक है? तो देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा शहर, तो शहर क्या कौन-सा है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। अगर हम स्थल की बात करें तो धौलावीरा है। धौलावीरा 2 देशों में है, एक तो हमारा भारत गुजरात में है और एक पाकिस्तान में। आधा-आधा हिस्सा दोनों में बँटा हुआ है। ठीक है? अगर भारत की हम बात कर लें कि सबसे बड़ा स्थल कौन-सा है, तो वो है राखीगढ़ी और ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। जैसा कि आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? और बात करें यहाँ पे हम धौलावीरा की, तो ये रहा यहाँ पे है। और हरियाणा में क्या है हमारा? राखीगढ़ी, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी स्थल हैं, जो राज्य के हिसाब से आपको याद रखने हैं। जैसे कि अब हड़प्पा कहाँ पे है? तो हड़प्पा 2 जगह पे है, पंजाब और पाकिस्तान। ठीक है? ये पाकिस्तान है और इधर पंजाब में भी है। थोड़ा-सा हिस्सा पंजाब में भी है। अब यहाँ पे आ जाता है हरियाणा में और भी स्थल, जैसे कि हरियाणा में कई स्थल हैं। एक तो है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, राखीगढ़ी है, ठीक है? और एक है बनावली। ये 2 हैं कहाँ पे? हरियाणा में। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है गुजरात, तो गुजरात में 3-4 हैं। जैसे कि एक यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। एक है धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, नहीं रंगपुर, हाँ रंगपुर है, लोथल है और सुरकोटदा यहाँ पे नहीं दिखता है वैसे। अच्छा, ये सुरकोटदा को लेकर मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ इसके बारे में, ठीक है? आप इसे छोड़ दीजिए। लोथल, रंगपुर और धौलावीरा, ये याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद पंजाब की हम बात कर लें, तो पंजाब में बहुत सारे हैं, मतलब बेसिकली पंजाब में एक तो हड़प्पा तो है ही, थोड़ा-सा इस तरह है उसका। फिर यहाँ पे एक है रोपड़, राजस्थान में कालीबंगन है, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे कालीबंगन है। और जम्मू कश्मीर की बात कर लें, तो यहाँ पे देख सकते हो जम्मू कश्मीर में मांडा है। और महाराष्ट्र की बात कर लें, तो महाराष्ट्र में कहाँ चला गया? वो मैप से थोड़ा हट गया है, ठीक है? तो इसमें बनावली है, दैमाबाद है, यूपी में आलमगीरपुर है, ऐसे कुछ स्थल। तो ये स्थल आपको थोड़े-थोड़े करके अभी आगे-आगे मैं आपको समझाता जाऊँगा, तो सारी चीज़ें याद होती। चलिए, अब हम समझते हैं जो हमारा सबसे अहम पॉइंट आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो बेसिकली हड़प्पा सभ्यता की खोज में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है दयाराम साहनी के। इन्होंने क्या किया था? तो 1921 में इन्होंने हड़प्पा नामक जो स्थल था, यहाँ पे उत्खनन कार्य किया, ठीक है? और इन्होंने यहाँ से मोहरें खोज ली, ठीक है? इन्होंने क्या किया? यहाँ पे उत्खनन कार्य जो था वो स्टार्ट किया और इन्होंने यहाँ से मोहरें निकाली। मोहरें निकाली, फिर इसी के ठीक कुछ समय बाद राखलदास बनर्जी ने 1922 में जो दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो के मतलब इस स्थल पे इन्होंने खुदाई का काम करवाया और यहाँ से भी मोहरें निकाली। और जब ये मोहरें निकाली तो एक चीज यहाँ पे देखी गई कि दोनों ही स्थल पर जो मोहरें पाई गई हैं वो कैसी थी? समान थी, ठीक है? हड़प्पा की मोहरें हो गई, मोहनजोदड़ो की मोहरें हुई। जब खुदाई हुई, तब वहाँ पे समझ में आया कि संभवतः ऐसा हो सकता है कि दोनों पुरास्थल जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये एक ही पुरा संस्कृति के भाग हों, ठीक है? अब इसको आगे चल के थोड़ा-सा और विस्तृत कर दिया गया। कैसे किया गया? कि जॉन मार्शल, जो कि 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे, इन्होंने विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की। कब? 1924 में।
किसने? जॉन मार्शल ने। किसके समक्ष? विश्व के समक्ष इन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ भाई, सिंधु सभ्यता में एक नवीन सभ्यता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि खोज कैसे हुई। तो दयाराम साहनी जी की बात याद रखेंगे, नखलदास बनर्जी की, समान मोहरें और जॉन मार्शल। अब देखो, जॉन मार्शल ने बोल दिया ठीक है, यहाँ पे हमें सभ्यता का पता चल गया। अब यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद स्वरूप यहाँ पे एक व्यक्ति है, एस एन राव। इनका एक स्टोरी है, सॉरी बुक है इनकी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये कहते हैं, कौन? एस एन राव। ये अपनी इस बुक में कहते हैं कि जो मार्शल थे, ठीक है, जॉन मार्शल, इन्होंने भारत को जहां पाया, यानी कि सिंधु सभ्यता की इन्होंने जिस वक्त की घोषणा की है, ये उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, यानी कि ये उससे और भी पहले का। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों से जो उत्खनन हुआ है, उससे हमें हड़प्पा पुरास्थलों की जो मोहरें हैं वो हमें मिली हैं जैसे, पर तब तक उन्हें पहचाना नहीं जा सका था। यानी कि सिंपल सी बात है, एस एन राव जी ये लिखते हैं कि जॉन मार्शल ने जिस कालखंड में इसका वर्गीकृत किया है, ये उससे बहुत पहले का है। क्योंकि अभी जब वर्तमान में मेसोपोटामिया की खुदाई हो रही है, ठीक है, उसके साक्ष्य में मिल रहे हैं, तो उस समय के दौरान जब हड़प्पा सभ्यता का जो जॉन मार्शल ने काल निर्धारण किया है, उससे पहले भी इनमें आपस में लेन-देन होता था। तो इसमें क्या था कि जो मोहरें थी, हड़प्पाई मोहरें, वो हमें मेसोपोटामिया से भी मिली। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा और जो मेसोपोटामिया वो एक समकालीन सभ्यताएं थी। ऐसा किसका मानना है? एस एन राव। विश्व को एक नई सभ्यता के उसके समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भी पता चलता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जॉन मार्शल ने कह दिया कि ये इस काल की है, एस एन राव जी कहते हैं कि उससे पहले की है, क्योंकि मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता इसमें मोहरें समान पाई गई हैं, और सिंपल सी बात है, तो ये समकालीन हो गए। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको समझ में आ गई। याद रखेंगे, दयाराम साहनी, दखलदास बनर्जी, समान मोहरें, जॉन मार्शल और एस एन राव, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरी खोज। ये है हड़प्पा सभ्यता की खोज में जॉन कनिंघम। अब ये कनिंघम का भ्रम क्या था, तो समझेंगे। तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे ये, ठीक है। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में 1 नंबर में कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं? कनिंघम। ये जब भी अपना सर्वेक्षण करते थे, ठीक है, किसी भी सभ्यता का अभिलेख का सर्वेक्षण करते थे, तो ये हमेशा अभिलेखों का संग्रहण किया करते थे, लेखन करते थे अभिलेखों का, और उनका अनुवाद करते थे, फिर उसके बारे में जानकारी एकत्र करते। ये अपने लिए सर्वेक्षण करने के दौरान क्या करते थे? लिखित स्रोतों का सहारा लेते थे, जैसे कि साहित्य तथा अभिलेख। अभिलेखों में चीनी, बौद्ध, ये जो तीर्थ यात्री थे, इनके द्वारा जो यात्रा बतान छोड़ी थी, इसके बारे में। ये बेसिकली छोटी सी कॉमन सी बात है कनिंघम के बारे में, कि डायरेक्टर जनरल बने थे, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, और अभिलेखों का संग्रहण, अनुवाद और लेखन करते थे इस तरीके से। अब भ्रम क्या था भाई? सबसे मेन पॉइंट तो हमारा यही है कि भ्रम क्या था। तो भ्रम देखो ये था कि एक व्यक्ति ने, जो कनिंघम था, इसे एक मोहर लाके दी। हड़प्पा में जो मोहर मिली उसे खुदाई के दौरान, वो मोहर लाके इसने दी। तो इसने क्या किया, उस मोहर को तो देखा, अच्छे से देखा, लेकिन उसका काल निर्धारण था वो गलत था। कैसे? क्योंकि ये जिस काल से परिचित थे, इन्होंने उसी काल से इसे समझा लिया। इन्होंने कहा कि ये जो मोहर है, वो भारतीय इतिहास में प्रारंभ, जो गंगा घाटी में सबसे पहले शहर पनपे थे, उनसे संबंध है। एक्चुअल में ये मोहर उससे पहले की थी, ठीक है। तो चीजें आपको सारी चीज समझ में आ गई। यह है जॉन कनिंघम का भ्रम। पहले थोड़ी सी विशेषताएं हमने समझ ली, फिर उसका भ्रम क्या था ये हमने समझ। इसकी जो मुख्य रुचि रही है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और उसके बाद के जो काल है उससे संबंध रहे, ठीक है। लेकिन हमारी सिंधु सभ्यता तो बहुत पहले की है, तो इसीलिए ये इसमें चूक गए। तो ये हो गया कनिंघम का भ्रम। अब हमारी इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट आता है, जो कि है खास करके कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। देखो, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर लेना, क्वेश्चन होता है कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी कि कृषि कैसे होती है। तो बेसिकली कृषि में हलों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, पक्की मिट्टी से बना ये वृषभ है,
तो यहाँ पे हमें चोलिस्तान और बनावली, यहाँ से हमें मिट्टी के हल्के कुछ प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बैलों का प्रयोग, उत्खनन के दौरान हमें जो मोहरें मिली हैं, उन मोहरों पर वृषभ इस तरीके का है, वृषभ के हमें चित्र मिले हैं। ठीक है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि संभवतः जो हड़प्पा वासी थे वो बैलों का उपयोग हल जोतने के लिए किया करते। अब हमें हलों के साक्ष्य कहाँ से मिले इसे भी हम देखेंगे। दो फसलें उगाना मतलब क्या है? तो बेसिकली हमें कालीबंगन से और राजस्थान हमें कुछ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य? ऐसे साक्ष्य जहां पर रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, कि 90 डिग्री के एंगल पे काट रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब समकोण पे रेखाएं काट रही हैं तो संभवतः ये लोग दो फसलों को उगाते हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या क्या हो गया? हलों का उपयोग करते होंगे, बैलों का उपयोग करते होंगे और दो फसलें उगाते होंगे। यहाँ पे आगे आ जाता है सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग। बहुत अहम है ये कि हमने हल का उपयोग कर लिया, बैल का भी उपयोग कर लिया, फसल भी हमने उगा ही ली इस समय। अब इसकी हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है वो पूरा एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई के लिए आपको नहरों पर, कृषि पर या फिर जलाशयों पर आश्रित रहना पड़ता हो, जिसके हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। कैसे साक्ष्य? अफगानिस्तान से हमें नहरों के अवशेष मिलते हैं और धौलावीरा से हमें जलाशयों के अवशेष मिलते हैं, और ये संभवतः जो बड़े-बड़े व्यापारी वगैरह होंगे उनके द्वारा बनवाए जाते होंगे, बड़े किसान जो थे उनके द्वारा स्वयं बनवाए जाते होंगे, तो ऐसी चीजें आपको याद रखें। और आपको ये तो पता ही है कि सिंधु नदी थी और भी छोटी-मोटी नदियाँ थी यहाँ पे, तो उससे नदियों से नहरें निकाल ली जाती थी और सिंचाई का कार्य किया जाता था। अगला आ जाता है यहाँ पे कटाई। फसल की सिंचाई हो गई, फसल उग गई अच्छे से, अब बारी आ जाती है कटाई की। तो कटाई में औजारों का उपयोग, कैसे औजार? संभवतः लकड़ी और पत्थर, ऐसे औजार जो लकड़ी या पत्थर के बने होते थे उनका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को? गाइस अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश। तो जब आप हड़प्पा सभ्यता के कृषि प्रौद्योगिकी की बात करोगे तो हलों के प्रयोग के बारे में, बैलों के प्रयोग के बारे में, दो फसलों के बारे में, सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग होता था, कटाई के लिए पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग होता था, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे डिस्कस करें। कृषि प्रौद्योगिकी का टॉपिक हमारा खत्म। आई होप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट आ जाता है लिपि। लिपि सिंपल सी बात है भाई कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है। इसे पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, और इसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम किससे लगाते हैं? पुरावस्तुओं से। ये कुछ यहाँ पे देख सकते हो, आपको ये लिपियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी, मतलब कि ये कुछ अक्षर है इस लिपि के। क्या आप इसे पढ़ सकते हो? बेसिकली एक सूचना के कुछ अक्षर है, सूचना पट के। क्या आप इसे समझ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली इस लिपि में लगभग 350 से 400 चिन्ह हुआ करते थे। देख रहे हो आप? अगर हम अभी वर्तमान में अपने हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो टोटल मिला के कहीं जाके 80 से 90 के आसपास वर्ड बनते हैं, और उस समय 370 से 400 चिन्ह हुआ करते थे, वर्ड नहीं, चिन्ह हुआ करते थे। बहुत मुश्किल है इस लिपि को समझना। ये लिपि जो थी वो जहाँ पे भी हमने देखी है, संभवतः ऐसा पाया गया है कि दाईं से बाईं ओर, ठीक है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती है। ठीक है। इसीलिए कुछ मोहरों पर, ठीक है, मान लेते हैं ये मोहर है, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड। ठीक है। तो जो दाईं ओर है यानी कि राइट हैंड, इधर अंतराल जो है वो हमें कुछ ज्यादा मिलता है और इधर थोड़ा कम मिलता है। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी। सबसे आखिरी, बहुत सी ऐसी वस्तु हैं जिसमें हमें ये लिपि देखने को मिली है। क्या कौन कौन सी वस्तु हैं? तो सबसे पहले तो मोहरें हैं, सिंपल सी बात। कुछ तांबे के औजार हैं, मतवानों के अंठव हैं, तांबे के दर्पण वगैरह हो गए, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं हैं, आभूषण, अस्थि छड़ें और प्राचीन सूचना पट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो लिपि के बारे में जब तक आपको किसी सभ्यता का पता नहीं होगा, सभ्यता की लिपि का पता नहीं होगा, आप उस सभ्यता के बारे में अच्छे से नॉलेज गेन नहीं कर सकते। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें, इसकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जाता। कंप्लीट। चलिए अगला टॉपिक। अब बेसिकली ये मोहरें और मुद्रांकन है। मुद्रांकन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से छपाई होता है। तो मोहरें और मुद्रांकन का उपयोग किस लिए किया जाता था? लंबी दूरी के संपर्क को
सुविधाजनक बनाने के लिए। कैसे? मुद्रांकन यानी कि छपाई और दूसरों तक भेजना। इससे प्रेषक जो भेज रहा है उसका उसकी पहचान का पता चलता है। अब इसका मतलब समझिए, देखो, रोपण से मिला एक मुद्रांकन। आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये एक पत्थर का है और यहाँ पे कुछ ये चिन्ह वगैरह बने हुए, एक चित्र बना हुआ है, कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन इसे समझ नहीं सकते। तो यहाँ पे मुद्रांकन का मतलब क्या है? अब मान लीजिए मुद्रांकन का मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि मान लो कोई एक थैला है, ये थैला है, ठीक है? ये हमारा एक सामान से भरा हुआ थैला है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसके मुख पर रस्सी बांधी गई, ठीक है ना? मान लेते हैं ये इस तरीके से रस्सी बांधी गई और गांठ पे थोड़ी सी गीली जो मिट्टी है वो हमने यहाँ पे लगा दी, ठीक है? थोड़ी सी गीली मिट्टी लगा दी और उसके मुंह को किससे दबा दिया? मोहरों से, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोहर मान सकते हो आप, जिससे क्या पड़ गई है? छाप पड़ गई है। यदि इस थैले को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले कोई छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है, तो मुद्रांकन अक्षुण्ण रह जाएगा और पता चल जाएगा। तो इसीलिए लंबी दूरी तक किसी भी व्यापार को करने के लिए, मुद्राओं को भेजने के लिए हमेशा मुद्रांकन का उपयोग किया जाता था, क्योंकि इससे हर एक वस्तु सुनिश्चित तरीके से बिना किसी चोरी के, बिना किसी आघात पहुंचाए आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच। इसलिए मुद्रांकन का अहम महत्व रहता था। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। का मतलब कि सामाजिक विभिन्नताएं कैसी कैसी फैली। तो सबसे पहले हम दो चीजों से यहाँ पे हम देखेंगे, एक है शवाधान और एक होगा विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन। तो सबसे पहले शवाधान। शवाधान का मतलब यहाँ पे ये सिंपल है कि कब्र वगैरह, ठीक है? तो ऐसा देखा जाता है, संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतिम संस्कार स्वरूप व्यक्ति को क्या करते थे? दफनाया करते थे। और ये ऐसा भी हो सकता है, संभवतः ये पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से हमें कुछ कब्रों के द्वारा विभिन्नता का हम पता लगाएंगे। जैसे कि अगर हम अमीरों की कब्रों की बात करें, ठीक है, जो अमीर होते थे और जो गरीब लोग होते थे, इनकी कब्रों की बात करें, तो अमीरों की कब्रों की चिनाई की जाती थी। इनकी कब्रों से हमें आभूषण और जो बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो गरीब हैं उनसे केवल रोजमर्रा की वस्तुएं देखने को मिलती। रोजमर्रा की वस्तुएं जैसे कि सुई हो गए, झावा वगैरह, इस तरह। तो शवाधान से मतलब क्या हो गया? हम कब्रों से समझते हैं। कब्रों में दो तरह की, एक अमीर की, एक गरीब की। अगर अमीर की है तो चिनाई की होगी, आभूषण मिलेंगे, बहुमूल्य वस्तुएं मिलेंगी। अमीर होगा तो मतलब गरीब होगा तो केवल रोजमर्रा की वस्तुएं। आगे यहाँ पे आ जाता है कि पुरुष हो चाहे महिला हो, हमें दोनों ही समाधानों से, दोनों ही कब्रों से, दोनों ही समाधानों से हमें बहुत से आभूषण देखने को मिले। यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है एक उदाहरण, 1980 के दशक। बेसिकली हड़प्पा के एक कब्रिस्तान से उत्खनन हुआ था। तो वहां पे हम एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के हमें 3 छल्ले देखने को मिले, जैस्पर के मनके देखने को मिले, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म जो मनके होते थे वो भी देखने को हमें मिले थे, आभूषण और कहीं कहीं तांबे के दर्पण, जो कि आप ये देख सकते हैं एक तांबे का दर्पण। तो हम ये कह सकते हैं कि संभवतः हड़प्पा वासी अपने जो लोग थे जो मर जाते थे उनको दफनाया करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। अमीर होता था तो उनकी चिनाई, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं में रख दिया करते थे, ठीक है? गरीब थे तो रोजमर्रा की वस्तुएं रख देते थे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है? तो इस तरीके से शवाधान के बारे में ये चीज आपको समझ में आई। दूसरा पॉइंट आ जाता है विलासिता की वस्तु। अब जो शवाधान प्रक्रिया थी उसी से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, वस्तुएं कैसी? दो तरह की वस्तुएं, एक तो अमीर की और एक गरीब की। तो यहाँ पे विलासिता की वस्तु में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, समाधानों से उपलब्ध जो प्रवस्तुएं से दो भागों में बांट दिया। एक तो उपयोगी यानी कि गरीबों की, और एक विलास यानी कि अमीरों की। सिंपल सा, गरीब अमीर, इस तरीके से याद रखेंगे, उपयोगी और विलास। तो प्रथम वर्ग जो है यानी कि अर्थात उपयोगी वस्तुएं, उपयोगी वस्तुओं में जैसे कि दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियां हो गई, वृद्धवांड, सुइया, झावा इत्यादि। ये जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं ये पत्थर या फिर मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाई जा सकते हैं, ठीक है? और ये मुख्यतः सभी हड़प्पा स्थल पर, हड़प्पा के जो कब्रिस्तान थे, कब्र थे, शवाधान थे, उससे हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रथम वर्ग क्या है? उपयोगी वस्तु, आसानी से उपलब्ध।
फिर आता है द्वितीय वर्ग अर्थात महंगी व दुर्लभ वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण स्थानीय स्तर पर नहीं होता था। साथ ही साथ अगर निर्माण करना है तो कुछ ही जगह होता था और इनके निर्माण की प्रक्रिया काफी कठिन हुआ करती थी और ये काफी महंगे भी हुआ करते, ठीक, जो कि किसको दर्शाते हैं, अमीर वर्ग को। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण आता है फयांस, अमीरों की बात हो रही है तो फयांस उदाहरण आ जाएगा। ये क्या है, ये घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता है। अब एक चीज देखो, जो उपयोगी वस्तु हैं, चक्कियां, मृदवान, जावा, क्या सुइयां, क्या इन सभी को बनाने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत है जितनी कि फैंस के लिए है? क्योंकि पहले ये घिसी हुई रेत होती है, बालू होता है, फिर इसके रंग को चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बनाकर ये फैंस जो पदार्थ है वो प्राप्त किया जाता है। इसीलिए कीमती माने जाते थे क्योंकि बनाना कठिन होता है। ठीक है, तो जब भी आप समाधान के बारे में समझोगे तो दो चीजें याद रखना, आप इस तरीके से याद रख लेना, अमीर और गरीब। तो पहला पॉइंट लिखोगे समाधान, अमीरों के में हम क्या मिलता है, इनके समाधानों की चिनाई होती है, हमें आभूषण बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं। गरीबों की केवल रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती हैं। और फिर आप ये किए उदाहरण लेंगे। और जब दूसरा पॉइंट लिखेंगे विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन, तो दो वस्तुएं, एक उपयोगी एक विलास। उपयोगी में गरीबों की यानी कि दैनिक जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाए, और द्वितीय में जो महंगी हो, दुर्लभ हो, आसानी से उपलब्ध हो और जिन्हें बनाने में भी काफी खर्चा। ठीक है, तो समाधान के बारे में आपको सारी चीजें समझ में आ गई, सामाजिक भिन्नताओं के अवलोकन के बाद अब समझते हैं अगले पॉइंट को। अगला है हड़प्पा सभ्यता के शासकों के बारे में। तो बेसिकली शासकों के बारे में एक मत यहाँ पे प्रचलित है, क्या, कि समाज में कार्यों को करने के लिए, ठीक है, उन कार्यों को फैसले लेने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के हमें संकेत मिलते हैं। जैसे कि एक ही तरीके से ग्रिड पद्धति के आधार पर नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, इस तरीके से अनुष्ठानिक विशाल स्नानागार, अनुष्ठान वगैरह, ये सारी चीजें हमें ये दर्शाती हैं कि संभवतः इन सभी चीजों को करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता जरूर रही। तो यहाँ पे एक हमें पत्थर की मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये पुरोहित राजा है, मतलब बेसिकली पुरोहित राजा, इसकी संज्ञा दी गई है इस मूर्ति में। अब शासक के बारे में यहाँ पे तीन मत प्रचलित, कौन कौन से। मत नंबर एक, ये कहता है कि हड़प्पा में कोई शासक था ही नहीं, ठीक है, और सामाजिक स्थिति समान। पहला मत क्या है, कि शासक है ही। दूसरा मत, कि यहाँ पे केवल एक नहीं बल्कि कई शासक हुआ करते, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, हर एक स्थल का अपना एक अलग अलग शासक हुआ करता। द्वितीय मत। तृतीय मत है कि एक ही शासक हुआ करता होगा। क्यों, क्योंकि पुरावस्तुओं में समानता, मोहरें, बाट, मनके, ये सभी एक ही जैसी पाई गई हैं। नियोजित बस्तियों के साक्ष्य जैसे कि मोहनजोदड़ो, ईंटों के आकार का निश्चित अनुपात, ठीक है, बस्तियों में कच्चे माल के स्रोतों के समीप में स्थित होना, ये स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पे एक शासक होता है। तो इन तीनों ही बातों को देखते हुए शासक नहीं है, बहुत से शासक हैं, केवल एक है। तो इसमें जो सबसे अंतिम परिकल्पना है, सबसे आखिरी वाली, ये काफी सटीक बैठती है। क्योंकि हम जब भी सभ्यताओं की, मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं और इसकी विशेषताओं को समझते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, पुरावस्तुएं एक जैसी मिलती हैं, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य मिलते हैं, ईंटों के आकार जो घरों में होते हैं एक जैसे मिलते हैं, कच्चे माल के स्रोतों के समीप ये निकट थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी चीजें किस ओर इशारा करती हैं, कि शासक एक ही रहा हो। हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में आई होप आपको ये पॉइंट इजीली क्लियर हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक समझते हैं, एक नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो के बारे में। तो देखो, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1921 में किसके द्वारा की गई थी, राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के लड़काना जिले में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर इसे कहा है। यहाँ पे एक मृतकों का सबसे बड़ा टीला हमें देखने को मिला है। बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जैसे कि पुरोहित आवास, घर में कुएं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, चौड़ी सड़कें, इस तरीके से सब आ गया। तो ये क्या है, यहाँ पे बहुत सारी वस्तुएं जो मिली उसके बारे में बताता है।
अब इसके बारे में आगे क्या क्या समझेंगे, तो नियोजित शहरी केंद्र है कैसे, सड़कों गलियों की विशेषताएं, दुर्ग में स्नानागार, माल गोदाम, इन सभी की विशेषताओं के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो सिंपल सा याद रखना मोहनजोदड़ो के बारे में, खुदाई 1922 राखलदास बनर्जी के द्वारा। कहाँ पे स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लारकाना जिले में। सबसे बड़ा शहर है, मृतकों का टीला मिला स्थल। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं अगला पॉइंट, जो कि है हमारा दुर्ग और निचले शहर के बारे में। तो देखो भाई, यहाँ पे जो बस्तियां हुआ करती थी मोहनजोदड़ो में, उसे दो भागों में बांटते थे। पहला दुर्ग, दूसरा निचला शहर। अब ये दुर्ग क्या था, तो दुर्ग बेसिकली एक ऊंचाई पर बना हुआ होता था और यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी हुई, यानी कि दुर्ग जो थे वो थोड़ी ऊंचाई पे बने होते थे और ये जो चबूतरे थे इनके, वो किस पे बने होते थे, कच्ची ईंटों। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जो इसे निचले शहर से, यानी कि दुर्ग को निचले शहर से अलग करने के लिए इसे दीवार से घेरा गया। ये निचला शहर, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था और ये आवासीय भवनों के हमें उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, इसके अतिरिक्त यानी कि दुर्ग और निचले शहर के अतिरिक्त बस्तियों की कुछ और विशेषताएं, जैसे कि कुछ भवन ऐसे थे जो ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे, जो कि किसका काम करते थे, नींव का। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि किसी भी बस्ती को बसाने से पहले उसका नियोजन किया जाता था। नियोजन क्या मतलब, पहले अभी क्या होता है कि आप जो बड़े बड़े मकान वगैरह बनवाते हो, तो उससे पहले आप उसका एक ओवरव्यू देखते हो ना, कि हम कैसे क्या करेंगे, पानी की पाइपलाइन कहाँ होगी, कहाँ पे सोलर पैनल होगा, कहाँ पे हमें रूम सेट करना है, कहाँ पे सारी चीजें। तो इसी तरीके से पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता हो, उसके बाद उनको बसाया जाता होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अहम विशेषता है। उसके बाद जो भी चबूतरे हुआ करते थे, चबूतरा आप समझते हो ना, कि मान लेते हैं कि ये नॉर्मल सी सड़क है, यहाँ पे एक ये घर है, तो चबूतरा क्या होता है बेसिकली, ये इस सड़क के आसपास में थोड़ा सा ऊंचा एक भाग होता है जहाँ पे लोग आराम से बैठ के अपनी बातें वगैरह करते हैं। ठीक है, जो कि इसे आम घरों से अलग करता है, ये याद रखें। चबूतरे जो थे, जब वो पूरी तरीके से बन जाते थे, तब उसके बाद में उस पे शहर का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे ईंटों की बात आ जाती है, तो ईंटें जो थी उन्हें धूप में सुखाकर, भट्टी में पकाकर और निश्चित अनुपात, जैसे कि जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की क्रमश 4 गुनी, अर्थात ईंटें जो थी वो उन्हें पका के, उन्हें सुखा के उनका उपयोग किया जाता और ये एक निश्चित अनुपात की होती थी। कैसे, इनकी जो लंबाई थी और जो चौड़ाई थी वो, एक मिनट, लंबाई चौड़ाई है ना, हाँ, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुना और 2 गुना होती थी। ये आप थोड़ा सा नॉर्मल सा बेसिक सा पता याद रखें। ठीक है, तो जब आप एक नियोजित शहरी केंद्र की बात करोगे और यहाँ पे जब बस्तियों की बात होगी, तो आप दुर्ग के बारे में बताओगे, निचले शहर के बारे में बताओगे, बस्तियों के नियोजन के बारे में और चबूतरों के बारे में बताओगे। के बाद ईंटों के उपयोग के बारे में। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। अगला आता है मोहनजोदड़ो के सड़कों और गलियों की विशेषता। तो बेसिकली सड़कें और गलियां, तो यहाँ पे नियोजित जल निकास की प्रणाली थी, यानी कि सड़कों तथा गलियों के, गलियां जो थी उन्हें एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता। ऐसी पद्धति जहाँ पे ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे क्या होता था कि सड़कों तथा गलियों, मतलब सड़कों तथा गलियों को, गलियां हैं या नालियां हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्योंकि सड़कें और गलियां अलग हैं। सड़कें तो बहुत सारी होती हैं, जबकि जिसपे आपका आना और जाना बहुत अहम होता है, और गलियां जो छोटी छोटी आपने देखी होंगी मोहल्ले वगैरह, तो ये क्या होती हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। किस पद्धति में थी, ग्रिड पद्धति। अब यहाँ पे आप देखो, ऐसा प्रतीत होता कि नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, यानी कि जैसे आप देख सकते हो ये एक सड़क है, तो ऐसा माना जाता था कि अभी के लिए आपकी दीवार जो है ना, ये भूल जाओ, इस सड़क के आसपास में ही क्या था कि ये नालियां बनी हुई थी। तो ऐसा देखा जाता है कि सड़कों के साथ ही नालियों को बनाया गया था और फिर उनके आसपास ये जो बड़े बड़े भवन हैं, इनका निर्माण किया गया। फिर यहाँ पे यदि जो घरों का गंदा पानी है वो गलियों की नालियों से जोड़ना था, यानी कि अगर घरों से गंदे पानी को, जो गली में नालियां बनी हुई हैं, उनसे जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा,
कि प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार, क्योंकि जब तक दीवार सटी नहीं होगी आपकी नाली सड़क की नाली से नहीं मिल सकती, तो इसीलिए प्रत्येक घर की दीवार का सड़कों की नालियों से सटा होना जरूरी है। ये चीज आपको समझ में आ गई सड़कों और गलियों की विशेषता है। तो सबसे पहले ग्रिड पद्धति, समकोण पर काटते थे, नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और पानी को निकालने के लिए प्रत्येक घर का एक दीवार का सड़कों की नालियों तक सटा होना आवश्यक। अब यहाँ पे आ जाता है स्नानागार की विशेषता। तो आप ये देख सकते हो ये एक स्नानागार है बेसिकली। अब यहाँ पे सारे पॉइंट अच्छे से समझ देखो, आंगन में एक हमें आयताकार जलाशय मिला है जो कि चारों ओर किससे घिरा हुआ होता था, गलियारे से। तो आप ये देख सकते हैं ये जो है क्या है, एक गलियारा है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी हुई, ठीक है। ये हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और यहाँ पे है इसका साउथ पोल, ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी में इसके तल तक जाने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियां बनी। जलाशय के किनारे क्या होता था, ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे से जलबद्ध किया जाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो किनारे हैं ये किससे बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए हैं, क्योंकि किससे, जिप्सम के गारे से बनाए गए। फिर यहाँ पे क्या आता है, इसके तीन और कक्ष बने हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे, अभी यहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे तीन और कक्ष बने हुए थे जिसमें एक बड़ा कुआं भी होता था। अब जलाशय से जो पानी है, सिंपल सी बात है कभी ना कभी गंदा तो होगा ही, तो उसको बाहर निकालने के लिए कहाँ जाता था, ये बड़े से नाले में, जैसा कि आज होता है जो सीवर टैंक वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही बड़े बड़े नालों में उसको बहाया जाता, इसके माध्यम से, नालियों के माध्यम। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना है। यानी कि जैसे ये स्नानागार जो एक बड़ा स्नानागार होता था, इसी स्नानागार की तरह इस स्नानागार के उत्तर में एक गली की दूसरी ओर ऐसे ही और भी कुछ स्नानागार होते थे जो लगभग 8 होते थे। और इस गलियों के आमने सामने यानी कि अगल बगल में 4-4 स्नानागार होते थे और प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ नाली में मिलती थी। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, स्नानागार के उत्तर में, ठीक है ना, एक गली थी। इस गली के दूसरे ओर हमें कुछ 8 स्नानागार मिले जो कि काफी छोटे थे और इनका जो पानी था अगर उसको बाहर निकालना है तो क्या होता था, सिंपल सी बात है कि घर की एक दीवार को नाली से जोड़ना जरूरी है। यानी कि अगर हमें इसका पानी निकालना है बड़े जलाशय का, तो ये कहाँ जाएगा, सीधा नाले में जाएगा, बड़े बड़े नाले में। और ये जो छोटे छोटे से स्नानागार है इनका पानी निकालना है तो इनके लिए जो घर की छोटी सी नालियां हैं वही का। तो स्नानागार की विशेषताएं आप याद रखेंगे, एक आयताकार जलाशय, चारों ओर गलियारे से घिरा, उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां हैं, ईंटों से इसे जलबद्ध किया गया था, तीन और कक्ष बने हुए थे जिसमें कुएं थे, बड़े नाले में पानी बह जाता था और ये 8 स्नानागार। यहाँ पे अहम बात आ जाती है कि इसका उपयोग तो बेसिकली किसी बड़े अनुष्ठानिक उपयोग के लिए, यानी कि किसी बड़ी अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है मोहनजोदड़ो के दुर्ग में पाए गए स्नानागार की विशेषताएं। सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। अगर सारी चीजें समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला पॉइंट समझते हैं गृह स्थापत्य कला, यानी कि जो घर था, एक घर के उदाहरण को लेकर हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो हमें आवासीय भवन, यानी कि ऐसे भवन जो आम, जहाँ पर आम नागरिक रहते हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो घर थे वहाँ पे आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये आंगन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा आंगन है और इसी के चारों तरफ ये क्या है, ये कमरे बने हुए। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी। आप यहाँ पे इनकी दीवारों पे कभी भी देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको खिड़की देखने को नहीं मिली, जिससे आप कभी भी आंगन का सीधा अवलोकन से सीधा नहीं देख सकते, क्योंकि दरवाजा देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ से क्या है, एक छोटी सी दीवार आप देख सकते हैं, इसके साइड में से तब जाके आपको आंगन दिखे। यानी कि ये लोग अपनी निजता को काफी ज्यादा अहम मानते। आंगन का उपयोग किसमें होता था, तो आंगन का उपयोग खाना पकाने के लिए, कताई का काम करने के लिए, अन्य कार्यों में किया जाता है। अब बारी आती है कि हर घर में ईंटों से बना एक फर्श मिला है जो कि एक स्नानागार होता था। तो ये स्नानागार की क्या क्या विशेषता है वो सारी चीजें मैंने आपको समझा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें कई आवासों में कुछ कुएं मिले हैं,
ये जो आवास है, जो घर है, कहीं कहीं पर हमें कुछ कुएं मिले हैं। तो अधिकांशतः ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से कोई भी आ जा सकता था और इन कुओं का उपयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। लेकिन एक घर में निजता का इतना ख्याल रखते हुए इन कुओं का निर्माण संभवतः नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बताया गया, तुम्हें पढ़ना ही है सिंपल सा। तो हम कह देंगे कि कई घर ऐसे थे जहाँ पे कुएं हमें देखने को मिले जिसके साक्ष्य मिले हैं और संभवतः ऐसा देखा गया है कि इनका उपयोग राहगीर के द्वारा किया जाता है। अगला, कुछ घरों में दूसरे तल तक यानी कि दूसरी मंजिल तक जाने के लिए हमें सीढ़ियों के भी अवशेष प्राप्त हुए। सबसे आखिरी, विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि मोहनजोदड़ो में लगभग कुओं की कुल संख्या 700। ठीक है, आप सारी चीजें दोबारा से समझ लो। गृह स्थापत्य कला शैली, तो निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण है। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण होता था। आंगन का उपयोग खाना पकाने, कटाई के काम करने के लिए होता था। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और आप मुख्य दरवाजे से आंगन को सीधा नहीं देख सकते थे। प्रत्येक घर में एक स्नानागार हुआ करता था। कई आवासों में कुएं पाए गए हैं जिसका उपयोग राहगीरों के द्वारा किया जाता होगा। दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग होता था और इतिहासों का अनुमान है लगभग पूरे इस मोहनजोदड़ो में 700 कुएं पाए जाते। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की गृह स्थापत्य कला शैली के बारे में आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखो, मोहनजोदड़ो के बारे में बस्तियों की क्या विशेषताएं रही हैं, उसके बाद गलियों और नालियों की क्या विशेषताएं रही हैं, फिर स्नानागार की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, देन उसके बाद गृह स्थापत्य कला शैली इसकी क्या क्या विशेषताएं रही। आई होप ये आपको पॉइंट, एक नियोजित शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज कर देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगला टॉपिक जोन, अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन यानी कि मन के निर्माण। तो देखो भाई, शिल्प उत्पादन के केंद्र जो थे उसकी पहचान कैसे की जाती थी। तो पहचान के लिए बेसिकली हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ वस्तुएं ढूंढते हैं, जैसे कि प्रस्तर पिंड, पूरे पूरे शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, या फिर त्याग दिया गया माल, या फिर कुछ कूड़ा करकट। तो कभी भी अगर हमें पता करना है कि क्या ये शिल्प उत्पादन का केंद्र है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कुछ प्रस्तर पिंड देखते हैं, शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, यानी कि वो सभी चीजें जो मन के बनाने में, शिल्प उत्पादन में उपयोग होती थी, उनका छोटा सा अंश भी अगर मिलता है तो हम कह देंगे कि हाँ, ये शिल्प उत्पादन का एक केंद्र है। उसके बाद मनकों के अगर हम बनाते हैं तो मन के निर्माण में कुछ पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि सबसे पहले पत्थर। तो कौन कौन से पत्थर, एक है कार्निलियन और फिर है सेल खड़ी। कार्निलियन, जैस्पर, क्वार्टज, सेल खड़ी। धातुओं की बात कर लें तो तांबा, कांसा, सोना, शंख, फ्यांस, पकी हुई ईंटों का प्रयोग, ये सभी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि मनकियों में कौन कौन से पत्थरों का यूज होता था, तो पत्थरों की बात करेंगे तो कार्निलियन है, जैस्पर है, क्वार्टज, सेलखड़ी है। धातु तांबा, कांसा, सोना। उसके बाद यहाँ पे शंखों का उपयोग होता था, फ्यांस का भी, पकी हुई ईंटें जो है उनका उपयोग होता था, क्योंकि इन्हें आसानी से आकार दिया जा सकता था केवल कार्निलियन को छोड़ के। ये एक बहुत कठोर है। ये इससे मनका कैसे बनाया जाता था इसे आगे समझेंगे अभी। ये जितने भी मनके बनाए जाते थे इनको किसी भी आकार में ढाल दिया जाता, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार या फिर किसी खंडित आकार। ठीक है, तो अब समझो मनके बनाने की एक बेसिक सी प्रक्रिया। तो क्या होता है कि मान लेते हैं हमें किसी तांबे से या सेल खड़ी से क्या बनाना है, एक मनका बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसे एक आकार देंगे। आकार देने के बाद फिर हम उसकी घिसाई करेंगे और जब हम घिसाई कर लेंगे हमारा काम पूरा हो जाएगा। फिर हम उस पर छोटे छोटे चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद हम उसके कर देंगे पॉलिश। पॉलिश करने के बाद छोटे छोटे औजारों से उसमें छोटे छोटे से छेद कर देंगे और उन छेदों के माध्यम से उसे क्या करेंगे, उससे एक धागे से मन, मतलब जो मनके हैं उनको माला में पिरो लेंगे और इस तरीके से हमारे मनके एक माला बनके तैयार होगी। तो क्या क्या करना पड़ता है, पहले आकार, फिर घिसाई, चित्र, पॉलिश, छिद्र और माला में पिरो कर मन का प्राप्त। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन में याद रखोगे केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं, पदार्थ कौन से होते हैं और मन के बनाने की प्रक्रिया क्या।
सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे तरीके से। अगला समझिए, अब यहाँ पे बेसिकली मन के बनाने के दो तरीकों के बारे में समझिए, एक है सेल खड़ी और एक है कालीन। तो सेल खड़ी के बारे में समझो। सेल खड़ी बेसिकली एक बहुत ही मुलायम पत्थर है जिसे आसानी से हम कार्य कर सकते हैं। इस पत्थर को हम क्या कर सकते हैं, इसका लेप बना सकते हैं। ठीक है, सेल खड़ी चूड़ के लेप को हम सांचे में डालते हैं और किसी भी तरीके का मन का जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, किसी भी तरीके का किसी भी आकार का। वहीं दूसरी ओर है एक कठोर पत्थर जिसका नाम है कानील। तो कानील बेसिकली लाल रंग का पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों से मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया। इनके बेसिकली कार्निलियन का जो लाल रंग है या पीला रंग है वो कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद आग में पकने के बाद प्राप्त किया जाता है। अब इसे किस तरीके से बनाया जाता है, तो पहले क्या होता है कि कार्निलियन जो पत्थर होता है उसके पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकार में तोड़ा जाता है, यानी ऐसे छोटे छोटे आकारों में से तोड़ लिया जाता है। फिर उसके बारीकी से शल्क यानी छोटे छोटे धीरे धीरे करके उसके शल्क निकाले जाते हैं और फिर उसके बाद उसे अंतिम रूप दिया जाता है। पॉलिश करने के बाद, इसमें छेद करने के बाद, ठीक है, ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उसके बाद मन का कन्विंस से प्राप्त किया जा सकता है। तो सिंपल सा आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि सेल खड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, सांचे में डाल के इसके लेप को कोई सा भी आकार दिया जा सकता है। कार्निलियन एक बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, इसे कई बार तो आग में पकाकर भी प्राप्त किया जाता है। इसके पत्थरों के पिंडों को छोटे छोटे इसके सल के निकालने होते हैं, फिर इसमें पॉलिश छेद करके इसका मन का प्राप्त किया। इसके हम बात करें कि साक्ष्यों की, तो हमें चौंदड़ों से, लोथल से और वर्तमान में धौलावीर से जो मनके होते थे उसमें छेद करने के जो उपकरण हैं उसके साक्ष्य में मिले। कहाँ कहाँ से? चौंदड़ों, लोथल और धौलावीर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई। तो मनके बनाने के बारे में सारी चीजें याद रखना। सबसे पहले उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है, कौन कौन से पदार्थ उपयुक्त होते हैं जैसे कि पत्थर, धातु, आकार क्या दे सकते हैं, मनके बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है, तेल खड़ी से मनका कैसे प्राप्त किया जाता है, कालीन से मनका कैसे प्राप्त किया जाता है। शिल्प उत्पादन का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां यानी कि व्यापार। तो देखो बेसिकली व्यापार के संबंध में दो चीजें होती थी, एक तो बस्तियां स्थापित कर दो और दूसरा अभियान भेज दो। बस्तियां कहाँ पे स्थापित की गई, तो नागेश्वर और बालाकोट, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कुछ चीजें आसानी से उपलब्ध थी जैसे कि शंख, तो वहां पे क्या करते थे, ये आसानी से बस्तियां बसा दिया। ठीक है, सुदूर क्षेत्र जैसे कि अफगानिस्तान में जो शोरतुगही है ये नीले रंग के पत्थर और लाजवाब मणि के लिए, लोथल जो है जो कि कार्निलियन सिलखड़ी और धातु के स्रोतों के नजदीक था, यानी कि बेसिकली ऐसे क्षेत्र जो किसी मनके बनाने के लिए व्यापार से संबंधित धातु है उसके पास में अगर स्थित है आसानी से, तो वहां पे बस्तियां बसा दे। लेकिन जहाँ पे बस्तियां नहीं बसा पाते थे वहां पे क्या करते थे, अभियान भेजते थे। कैसे अभियान, जैसे कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल जो कि किस लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए, और दक्षिण भारत जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। तो यहाँ पे अभियान भेजे जाते थे। बेसिकली ऐसे क्षेत्र जो काफी दूर हुआ करते थे वहां पे क्या करते थे, अभियान भेजे जाते। ठीक है, इन अभियानों के माध्यम से वहां के जो लोकल लोग थे, स्थानीय समुदाय थे, उनसे संपर्क स्थापित किया जाता था। उसके बाद संपर्क स्थापित कर लिया तो उसके बाद वहाँ से हम जो वस्तु वगैरह वो प्राप्त करें। अब इसे अभियान भेजने के दौरान एक बहुत ही विलक्षण चीज हमें देखने को मिली और वो है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। ये क्या है, ये जो खेतड़ी क्षेत्र था यहाँ से हमें कुछ ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले जैसे कि विशिष्ट प्रकार के मृदभांड हमें मिले हैं, कुछ विशिष्ट जो हड़प्पाई मृदभांड है वो हमें यहाँ से मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली हैं जो कि असाधारण है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा बेचते, यानी कि केतड़ी अंचल से हमें बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी क्षेत्र में संभवतः नहीं मिले। तो यह ऐसा माना जाता है कि खेतड़ी अंचल से व्यापार के रूप में वहां पर तांबा भेजा जाता होगा पे हड़प्पा। ठीक है, तो माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां क्या है, बस्तियां स्थापित कर दो, अभियान भेज दो और फिर एक संस्कृति के बारे में आप याद रखो।
अब इसके व्यापार की हम जहां तक बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है ओमान के बारे में। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि संभवतः धातु जो था, कौन सा धातु? तांबा धातु। ये कहाँ से मंगाया जाता था? ओमान से मंगाया जाता था। ओमान का जो तांबा था और जो हड़प्पा की पुरावस्तुएं थी, ठीक है, इनमें क्या है कि जो निकिल, देखो तांबे के बहुत सारे अयस्क होते हैं, तो उसमें एक अयस्क है निकिल, इसके अंश जो है वो पाए जाते हैं। वैसा माना जाता है कि ओमान और हड़प्पा ये दोनों ही आपस में व्यापार किया करते हैं। उसके बाद एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर एक काली मिट्टी की मोटी सी परत की कलई चढ़ी हुई है, वो हमें ओमानी स्थलों से मिली है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो एक सेकेंड, हाँ, सिंपल सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता का जो एक मर्तबान है वो हमें ओमान से मिला है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का मर्तबान हमें ओमान से मिला है। ओमान के तांबे के निकिल के अंश हमें हड़प्पा के तांबे से मिले हैं। तो ऐसा कह सकते हैं दोनों में आपस में लेन देन था और दोनों एक दूसरे से व्यापार वगैरह किया। सुदूर क्षेत्र से संपर्क में दूसरा टॉपिक आता है मेसोपोटामिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के बारे में बेसिकली एक चीज यहाँ पे विख्यात है कि मेसोपोटामिया के लेख जो थे उसमें एक शब्द का वर्णन किया गया जिसका नाम है मगान। तो बेसिकली मेसोपोटामिया के लेखों में इस शब्द के उपयोग का यहाँ पे संबंध ये है कि ओमान का जो तांबा है उसमें जो निकिल के अंश पाए जाते हैं वही मेसोपोटामिया में पाए जाते हैं। देखो चीजें याद रखो, एक तरफ है मेसोपोटामिया, एक तरफ है हड़प्पा और एक तरफ है ओमान। तो इन तीनों के ही पास में जो तांबा है उस तांबे में निकिल के अंश पाए जाते हैं जो कि मुख्यतः कहाँ से आते हैं? ओमान से। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये आपस में इस चीज का व्यापार करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, मेसोपोटामिया के स्थलों से तांबे के निकिल के अंश क्या बता दिया मैंने आपको। लंबी दूरी के व्यापार के लिए हम क्या करते हैं कि पुरातात्विक खोजों में हमें हड़प्पाई मोहर, पाट, पासे तथा मनके यानी कि मेसोपोटामिया जो है उस क्षेत्र से हड़प्पा की जो मोहरें हैं, हड़प्पा के जो बाट हैं, जो पासे हैं, जो मनके हैं, वो कई मात्रा में मेसोपोटामिया से हमें मिलते हैं। तो इनके इस आदान प्रदान से ये भी पता चलता है कि आपस में फर्क बना है। उसके बाद मेसोपोटामिया के लेख में एक शब्द है जिसका नाम है, सॉरी, मेसोपोटामिया का जो लेख है उसका नाम है, एक छोटा सा लेख है दिलमुन। दिलमुन बेसिकली ये एक बहरीन द्वीप के बारे में यहाँ पे हमें बताता है। तो इस लेख दिलमुन में एक शब्द उपयोग हुआ है जिसका नाम है मगान तथा मिल। इसका मतलब क्या है? ये उन नाविकों के लिए उपयोग किया जाता होगा जो हड़प्पा सभ्यता के व्यापार करते हैं, हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के संबंध में व्यापार करते होंगे, उन्हीं के लिए मगान तथा मेलुहा शब्द का उपयोग संभवतः किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, मेलुहा जो लेख है इसमें यह भी बताया गया है कि हड़प्पा का जो कार्निलियन है, लाजवंत मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां, ये देखो सिंपल सी बात है कि मेसोपोटामिया का लेख में हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में देखने को मिली। तो सिंपल सी बात है भाई, इनका लेन देन तो रहा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपस में आदान प्रदान किया। उसके बाद मेसोपोटामिया के लेख में ही जो मेलुहा है इसको नाविकों का देश कहा जाता है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें मोहरों पर जहाज तथा नावों के चित्र भी मिलते हैं। बेसिकली मेसोपोटामिया के बारे में आप कुछ कुछ चीजें याद रखिए। सबसे पहला जो तांबा है उसके व्यापार के बारे में, दूसरा हड़प्पाई जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान होता होगा, तीसरा ये जो दिलमुन है, ठीक है, इनका लेख जो दिलमुन है इसमें जो मेलुहा शब्द है इसके बारे में, मगान शब्द के बारे में, और जो हड़प्पाई मतवान है वो मेसोपोटामिया के लेखों में उनका उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनका सुदूर क्षेत्रों तक व्यापार होता होगा। ठीक है, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, आपको वहां पे इसका आंसर मिल जाए। तो सुदूर क्षेत्र के संपर्क में हमारा ओमान भी कंप्लीट हो गया और मेसोपोटामिया भी कंप्लीट। अब समझते हैं अगला पॉइंट। अगला है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। तो बेसिकली हड़प्पाई लिपि को जब तक हम नहीं पढ़े हैं, सिंपल सी बात है, हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानने के लिए उसके मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी के घरेलू पदार्थ, वस्तुएं, यही सभी हमारे महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं क्योंकि इसकी लिपि को पढ़ा नहीं।
उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो खोज है उनका वर्गीकरण किया गया। जैसे कि वर्गीकरण के लिए कुछ सिद्धांत यहाँ पे लागू किए। सबसे पहला सिद्धांत था सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में क्या होता था, ये देखा जाता था कि हमें जो भी वस्तु प्राप्त हुई है, क्या ये वस्तु कोई मिट्टी की धातु है, सॉरी मिट्टी का बना हुआ है, या कोई धातु है, हाथी दांत है, या फिर किसी अन्य चीज से संबंधित। तो सामान्य सिद्धांत में हम समझते हैं ये आखिर है किससे संबंधित। दूसरा सिद्धांत आ जाता है उपयोगिता के आधार पर, कि जो वस्तु हमें मिली है उसका उपयोग क्या है। क्या ये एक आभूषण है, क्या ये एक औजार है, या फिर किसी एक अनुष्ठान के उपयोग में प्राप्त हुई है। तीसरा सिद्धांत आ जाता है आधुनिकता से तुलना, यानी कि जो प्रावस्तुएं हमें मिली हैं उस प्रावस्तु का वर्तमान के साथ में हम तुलना करते हैं कि क्या इसका उपयोग इसमें हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मन के चक्कियां, पत्थर, पात्र के स्पष्ट उदाहरण। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है संदर्भ का परीक्षण, अर्थात वस्तु का संदर्भ क्या है, कहाँ से मिली है। ठीक है, मान लेते हैं अगर वो हमें घर से मिली है, क्या हमें नाले से मिली है, कब्र से, भट्टी से, या फिर किसी हवन या फिर अनुष्ठान से, या फिर स्नानागार से मिली, तो हमें उसके संदर्भ का परीक्षण करना होता है कि वस्तु हमें मिली कहाँ से। अगला, कुछ वस्तुएं जैसे कि कपास के टुकड़े हमें मिले लेकिन पहनावे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, तो ऐसे में क्या करते हैं, हम अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा। अगला पॉइंट क्या है, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेते हैं, जैसे कि मूर्तियों में दिखाया जाने वाला चित्र। ठीक है, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। बेसिकली सबसे बड़ी समस्या जो है वो है लिपि को पढ़ने में असमर्थ। ठीक है, तो बेसिकली जब तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा जाएगा आप उसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए जो पुरावस्तु है उसी पे निर्भर रहना। अब जो हमें खोज हम यहाँ पे करते हैं वस्तुओं की, उसका हम वर्गीकरण कर देते हैं। सामान्य सिद्धांत के आधार पे हम देखते हैं कि आखिर वस्तु है क्या। उपयोगिता देखते हैं कि वो किस उपयोग में लाई जाती थी, क्या वो एक औजार के उपयोग में थी, आभूषण के उपयोग में, या फिर अनुष्ठान के प्रयोग। आधुनिक समय में कि आधुनिक समय में उसका उपयोग क्या है। संदर्भ, क्या हमें वो किस संदर्भ में मिलती है, जैसे कि घर से, नाले से, कब्र से, अनुष्ठान से, भट्टी से, आदि से। फिर अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का हम सहारा लेते हैं, तो इस तरीके से कुछ कुछ समस्याएं सामने आती हैं लेकिन हमने उनसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो खोजों का वर्गीकरण कंप्लीट। अब आ गया हमारा टॉपिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण का प्रयास। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक मातृ देवी की मूर्ति है और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी है कि क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, उनका कहना ये है कि वो वस्तु जो असामान्य है, जो अपरिचित लगती है, वो संभवतः किससे संबंधित रही होगी, धार्मिक महत्व से। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये आभूषणों से लदी एक मूर्ति जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके शीर्ष पर कुछ विशिष्ट प्रासाधान यानी कि आप देख सकते हैं मेकअप किया गया है। ठीक है, इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ कुछ पुरुषों की हमें दुर्लभ जो पत्थर की मूर्तियां वो हमें मिली हैं, जैसे कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं। अनुष्ठानिक महत्व जैसे कि विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली जो वेदियां हैं, ये सभी वेदियां क्या करती हैं, हमें इसके बारे में बताती हैं। तो बेसिकली जब भी हम पुनर्निर्माण के प्रयास की बात करेंगे धार्मिक की, तो हम याद रखेंगे इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसी वस्तुएं जो असामान्य या अपरिचित लगती हैं वो धार्मिक महत्व की रही होगी, जैसे कि एक माता देवी की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति और अनुष्ठानिक महत्व के बारे में। फिर यहाँ पे भाई अगला आ जाता है पॉइंट हमारा मोहरों के बारे में। तो मोहरों के बारे में अगर हम देखें तो मोहरें जिन पर संभवतः कुछ अनुष्ठान दृश्य बने हुए, देखिए जो मोहरें वगैरह हुआ करती थी, इस पे कई बार हमें कुछ अनुष्ठान से संबंधित कुछ दृश्य हमें देखने को मिलते थे। कुछ अन्य जिन पे हमें पेड़ पौधों से संबंधित उत्कीर्ण देखने को मिलते थे। ठीक है, मान्यता अनुसार प्रकृति के पूजा के संकेत देते हैं, यानी कि हमें कुछ जो मोहरें वगैरह हैं वो देखने को मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ पेड़ है, ठीक है, कुछ जानवर है, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमें क्या दर्शाते हैं, ये हमें ये दर्शाते हैं कि संभवतः यहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा किया करते होंगे। अगला,
मोहरों पर हमें कुछ जानवरों के चित्र मिले हैं, जैसे कि एक सींग वाला जानवर। तो एक सींग वाले जानवर से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो लोग थे, वो एक जानवर होता है एक श्रृंगी, इसको अधिक महत्व दिया करते होंगे। हो सकता है उसकी पूजा भी करते हों। अगला आ जाता है कि कभी-कभी जानवरों से घिरा एक दृश्य दर्शाया जाता है, जिसे आदिशिव कहा गया है, जो कि हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और आरंभिक रूप में भोलेनाथ की एक तरीके से शिव की इन्हें क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। ठीक है? तो मोरों के बारे में क्या याद रखेंगे? हमें कुछ अनुष्ठानिक दृश्य देखने को मिलते हैं। प्रकृति, ठीक है, पेड़-पौधों के कुछ चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे। एक सींग वाले जानवर के यहाँ पे हमें चित्र देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है ये एक सींगी की भी पूजा करते हों। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनको कुछ किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाया गया जो जो बहुत जानवरों से घिरा हुआ है, ठीक है, उससे आदि शिव की संज्ञा दी गई, तो इस तरीके से आपको ये समझ में। तो यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट था, कौन-सा? अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? और इस तरीके से हमारा आज का चैप्टर भी कंप्लीट। गाइस, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है या नहीं। सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, वो आपको समझ में आई हैं या नहीं? तो इन सभी चीज़ों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आने वाले जो वीडियोज़ हैं, उन्हें और भी अच्छे से और ध्यान से देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन, डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।